नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, निर्माण विकास ये दोनों ही ज़रूरी हैं। रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन विकास के चलते किसी गरीब किसान की मौत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब एक ही परिवार के दो लोगों ने आत्महत्या की है। मामला मुआवजे का है। रिंग रोड के कारण परिवार का आरोप है कि रिंग रोड के कारण उनकी जगह, उनके मकान को डैमेज किया गया और डैमेज करने के बाद ना कोई मुआवजा दिया गया, जिसके चलते एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। और इस आत्महत्या को लेकर के आज बिश्नाह के तहसीलदार कार्यालय के बाहर जोरदार लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने उस परिवार के एक सदस्य की सरकारी नौकरी की मांग की है और उनको लायदा से मकान बना देने की भी मांग की है। कहीं ना कहीं इस तरह की मौतें दिल दहला देने वाली होती हैं। कुछ महीने पहले ही इसी सदस्य के एक परिवार ने पहले भी आत्महत्या की थी। दर्शन लाल जी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। तहसीलदार साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। तहसीलदार साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। जय भीम। हमें कोई कोरोना के काल में कोई जहाँ पे आके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जहाँ पे हम आज प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमें कोई शौक नहीं है महामारी के समय में जहाँ पे आके प्रोटेस्ट करें। लेकिन आज हम मजबूर हो चुके हैं प्रशासन के आगे। वहाँ पे एक हमारा परिवार है जिनका इन्होंने तानाशाही तरीके से वहाँ पे बुलडोजर चला के उनके आशियाने को उजाड़ के रख दिया है। और उस गम में आके वहाँ पे हमारे बुजुर्ग श्री दर्शन लाल जी, उन्होंने वहाँ पे सुसाइड कमिट कर लिया, क्योंकि उन्होंने पहले यहाँ इसी तहसीलदार के सामने उन्होंने यहाँ पे अपनी गुहार लगाई थी। मिलने आते थे, लेकिन उनको बड़े दुख की बात है, टाइम नहीं दिया जाता था, उनको इंसान नहीं समझा जाता था। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक दलित समाज से, वो बटवाल कम्युनिटी से वो ताल्लुक़ रखते थे, वाबस्ता थे वो बटवाल कम्युनिटी से। आज उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? हम उनके मौत के लिए इंसाफ की गुहार लेके जहाँ पे आए हैं। हमारी ये डिमांड है कि ऐसे तहसीलदार, ऐसे अफसरों को उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ आज की नहीं है। SC ST पे हमारे यहाँ पे एट्रॉसिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में हमने उधमपुर में रोहित भगत का केस देखा, वहाँ पे हमने आज कठुआ में, वहाँ पे कुल्लिया गांव में वहाँ पे एक दीपक कुमार का केस देखा। आज हमारे दर्शन लाल जी का यहाँ पे हुआ। और ये इनका सिर्फ इनका ही नहीं, इससे पहले इसी मसले में इनके बेटा भी डिप्रेशन का शिकार हुआ था, उसने भी सुसाइड कमिट किया था। It is high time now to take any further steps and inquiry in this suicide case. This is not suicide. This is the murder of our Darshan Lal ji, and this is the organized murder by administration. So we demand justice and fair probe in this particular case. अगर आने वाले दिनों में इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती, हमारे दर्शन लाल जी को इंसाफ नहीं दिया जाता और उनके वहाँ पे घर का जो नुकसान हुआ उसको भरपाई नहीं की जाती, आने वाले दिनों में बटवाल युवा और पूरी कम्युनिटी, पूरा SC समाज आने वाले दिनों में और उग्र प्रदर्शन करेगा। दर्शकों, ऐसा ही प्रदर्शन मरालिया में भी किया गया। मरालिया के लोगों ने भी सरकार के प्रति गुस्सा जाहिर किया। उनका ये कहना था कि आप ले सकते हैं, ज़मीन आप ले सकते हैं क्योंकि आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, लेकिन उसके बदले में जो करंट वहाँ का रेट है, उस रेट के मुताबिक मुआवजा, कंपनसेशन मिलनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेट है, वो कंपनसेशन नहीं मिल पा रही है। लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया है। आत्महत्या करने से बचाओ किसानों को, आत्महत्या करने से बचाओ किसानों को, आत्महत्या करने से बचाओ किसानों को, आत्महत्या करने से बचाओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। किसानों को आत्महत्या करने से बचाओ, किसानों को आत्महत्या, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रिंग रोड की मांगे पूरी करो, रिंग रोड का उचित मुआवजा दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रिंग रोड का उचित मुआवजा दो, रिंग रोड का उचित मुआवजा दो, हमारी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रिंग रोड। कुछ सदस्यों ने पीड़ित परिवार के घर में जाकर के उनसे संवेदना व्यक्त की है और सरकार से आग्रह किया है कि सरकार को चाहिए कि जितना मुआवजा बनता है उतना मुआवजा लोगों को दे। हालांकि उनका ये भी आरोप है कि इस वक्त श्रमिक नहीं है, लेबर बाहर चली गई है। लेबर नहीं होने के कारण प्रोजेक्ट तो बंद पड़ा हुआ है। इससे
उस वजह से बंद प्रोजेक्ट के चलते इनके मकान को क्यों तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं ये गलत बात है कि चुनिंदा लोगों को इसका टारगेट बनाया गया है। एक आदमी ने आत्महत्या कर ली पिछले साल, उसी के लड़के ने रिंग रोड में ज़मीन आने के कारण आत्महत्या कर ली। प्रशासन कब तक हमें इन किसानों को आत्महत्या करवाता रहेगा। इस हत्या के लिए प्रशासन जिम्मेवार है। ना तो उन्हें उचित मुआवजा दिया गया है और ना ही उनका कोई रहने की उनको कोई व्यवस्था की गई है। उनके आगे कोई उनको सेटल करने की या उनको कुछ द्वारा जो उनका रोजगार खत्म है, रोजी रोटी खत्म है, उसको दोबारा बनाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। अब क्या करेगा किसान फिर आत्महत्या ही करेगा ना। और हमें ये कहा जा रहा है कि हम नए टोल प्लाजा खोल रहे हैं किस लिए कि हमें रोड चाहिए। ये टोल प्लाजा तो अब खोल रहे हैं, लेकिन किसान मर रहा है जिसकी ज़मीन पे आपने रिंग रोड बनाया है, और ना ही उसको कोई उचित मुआवजा मिल रहा है और ना ही कुछ। परेशान होकर किसान आत्महत्या करो, और भविष्य में अगर ऐसा हुआ तो सरकार ही जिम्मेवार है। ये रोड जो राया मोड़ से लेके अखनूर तक चला गया है, लेकिन किसी को उचित मुआवजा नहीं मिला। हर कोई रो रहा है, हर कोई तो परेशान है, लेकिन कोई सुनने वाले ना। तो प्रदेश भाजपा सुन रही है जो जम्मू के ठेकेदार बनी हुई है, ना कोई और पार्टी इस मुद्दे को आगे लेकर जा रही है। लेकिन आने वाले चुनाव में ये बहुत भारी पड़ेगा। किसानों को बचाओ। आप कहते हो कि हम किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं, किसान अन्नदाता है, लेकिन अन्नदाता का ये हाल है। दर्शकों, टोल प्लाजा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज पैंथर्स पार्टी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और सरकार से मांग की कि इस टोल प्लाजा को वापस किया जाए। शहर को टोल प्लाजा बार प्लाजा का शहर बनाना बंद करो। टोल प्लाजा बार प्लाजा नहीं चलेंगे। जम्मू विरोधी भाजपा मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर प्रशासन मुर्दाबाद। बैंकर पार्टी जिंदाबाद। जम्मू की आवाज जिंदाबाद। जम्मू में टोल प्लाजा लगाना बंद करो। मंदिरों के जनता विरोधी भी भाजपा मुर्दाबाद। में 4 टोल प्लाजाज खुल चुके हैं, नाशरी में, बन में, सरोर में और लखनपुर में। एक इंतहा हो चुकी है। जम्मू प्रांत के लोगों का गुस्सा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। जिस तरीके से लोगों की लूट की जा रही है इन टोल प्लाजाज के माध्यम से, पैंथर्स पार्टी उसकी कड़ी मजम्मत करती है। आपने पहले ही पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि करके उसमें टैक्सेस लगाए थे, रोड सेस लगाया गया था, और आज की तारीख में पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 23 रुपये प्रति लीटर क्रूड ऑयल बिकता है। उसी को यहाँ 80 और 85 रुपये में बेचा जा रहा था, ये कहने के लिए कि सड़कों के लिए भी पैसा चाहिए। दर्शकों, इस बाबत हमने पंकज डोगरा जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं JKPCC यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, उस बाबत बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, लखनपुर का टोल प्लाजा इन दिनों सुर्खियों पर है, और हो भी क्यों ना। विपक्ष का ये कहना है मंदिरों के शहर को टोल प्लाजा का शहर बना दिया है। विपक्ष निरंतर आरोप लगा रहा है। आरोप लगाएं भी क्यों ना, क्योंकि जब हम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि बात चल रही है, नितिन गडकरी से बात चल रही है, टोल प्लाजा हटा दिए जाएंगे, लेकिन हटाने के बजाय निरंतर लगते जा रहे हैं। लखनपुर में जो भी एजिटेशन हो रही है टोल प्लाजा को लेकर के, उसकी अगुवाई जो है पंकज डोगरा कर रहा है, जो JKPCC के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। उनसे जानेंगे विस्तार से क्या मामला क्या है, माजरा क्या है। पंकज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार विनोद जी। पहला सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप एजिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिक आपके साथ है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को आप मेंटेन नहीं कर रही है, आपके लिए खतरा हो सकता है। विनोद जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 को लेकर हम लोगों ने पूरी एहतियात बरती हुई थी, और जब आप ओपनिंग वहाँ पे देखेंगे जो मुजाहरा वहाँ पे हो रहा था, तो हमने कम से कम भी 10 टेंट वहाँ पे लगा रखे थे। और जैसे कि हम डोगरे हैं, डोगरों में जैसे हम नीचे बैठकर खाना खाते हैं, इसी तरह हमने बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए एक एक आदमी और 3, 4, 5 तक हमने पीछे उनके एक QC बना के रखी हुई थी। और जितने भी 400-500 लोग वहाँ थे तो वो पूरे टेंटों के अंदर बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही हम लोग टोल प्लाजा की ओर बढ़ने लगे लाइनों में,
और उसके बाद जो भगदड़ उन लोगों ने वहाँ पे मचाई है प्रशासन ने, और उसके बाद जो हो हल्ला और जो कोशिश धक्का मुक्की आपने सब अपने के चैनलों के माध्यम से या बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आपने देखा होगा, उसके बाद कोई डिस्टर्बेंस होगी, कुछ हुआ होगा तो उसके लिए हमें भी खेद है, और लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं रहा। पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन 2014 में थी। 2014 में जब यूपीए की सरकार दिल्ली में थी और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिलीजुली सरकार थी। नहीं, आपने बहुत एक सच व्याख्यान आपने किया है, और मैं भी इसका साफ सुथरा जवाब दूंगा कि ये यूपीए के टाइम पे हुआ, लेकिन उस समय क्योंकि हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, जन आंदोलन हुआ, जन विरोध हुआ, हमारे स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जैसे सैसमा जो कठुआ के पास पड़ता है, चढ़वाल के पास पड़ता है, या ठंडी खुई के पास यहाँ पे जो गंगा जी के घर के पास ही जो टोल लगने वाला था, तो उस समय एक जन आक्रोश उमड़ा और सरकार ने उस जन आक्रोश की सुनी, क्योंकि ये सरकारें जो भी है जनता जनार्दन से बनती हैं। मैंडेट की मैं कहूँ कदर करते हुए जो भी वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई तो लगाना होता तो सरकारें दूसरे दिन दोबारा से लगा सकती थी, लेकिन उस जन आक्रोश को देखते हुए कि लोग को ये पच नहीं रहा है, या हम लोगों ने भी जो अपनी सरकारों को, जो केंद्र में जो मंत्री थे उस समय, जब उनको पूरे हालात का हम लोगों ने व्याख्यान किया, उसे देखते हुए सरकारों ने फिर हिम्मत नहीं की। और आज आप देखिए कि जो लोग आपसे इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस समय तो उनको स्पष्ट जनादेश मिला हुआ है, यहाँ भी ड्यूटी बनाई हुई है, परोक्ष रूप से यहाँ भी उनकी सरकार चल रही है, तो किसको चिट्ठियाँ, किसको पत्र, किसी का अफसाना वो सुना रहे हैं, तो ये बात कोई हजम होने वाली नहीं है। यानी डिक्टेटरशिप चल रही है, जनादेश का आदर नहीं कर रही है मौजूदा सरकार। नहीं, ये तो एक ग्लोबल वर्ल्ड आपने अपने मुंह से आप बता रहे हैं। ये पूरी दुनिया में ये आलम है कि हिंदुस्तान में इस समय ऑटोक्रेटिक और फासिस्ट लोगों की गवर्नमेंट है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ती हैं। कितनी मेहनत के बाद ये आज़ादी हमें मिली, हमें हक हकूक मिले। 60-70 साल में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना, और आज आप PSCU देखिए या कॉरपोरेशंस देखिए, कैसे धज्जियाँ उड़ रही हैं, कैसे नौजवान आज क्यू पे लगे हुए हैं। तो मैं कहूँगा कि ऑटोक्रेटिक तरीके से इस देश को बांटने का ये एक दोबारा से काम कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और बिल्कुल आपने जो इस्तेमाल किया कि ये लोग ऑटोक्रेटिक तरीके से इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, किसी के नहीं सुनते हैं, जो इनको रात को सपना आता है सुबह ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यानी इतनी डिक्टेटरशिप, उसके बावजूद भी समझ नहीं आती, पोल भी लगाते हैं, टोल भी लगाते हैं, जीत भी जाते हैं, 303 सीटें, बड़ा बहुमत होता है। नहीं, धर्म बिकता है, रिलीजन बिकता है। जो चीज़ वो बेच रहे हैं, जिस हिंदुस्तान की स्थापना सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी पे हुई, और 60-70 साल ये दुनिया के अग्रिम देशों की तरफ हम चल पड़े, हमने ग्लोबली अपने आप को लीडर बनाया। और जब धार्मिक उन्माद आता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, ये धार्मिक उन्माद के चलते चलते ये हमारे लोगों को उस रुख की ओर ले गए, उस धार्मिक एक मैं कहूँगा कि जो बलबला इन्होंने एक रेज कर दिया हुआ है, उसका जो है खमियाजा जनरेशन्स आने वाली भुगतेंगी। और ना तो आपको माफ़ करेंगी और ना मुझे माफ़ करेंगी कि क्या हिंदुस्तान गांधी नेहरू ने दिया था, और क्या हिंदुस्तान जी मोदी और अमित शाह 2 गुजराती आज दे रहे हैं। 2 गुजराती वो थे, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा के बल पर आज़ादी को दिलवाई। और उसके बाद जब डेवलपमेंट की बात आई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी ने मिलकर कितनी रियासतों को हिंदुस्तान में विलय किया, पूरा हिंदुस्तान खड़ा किया। और आज ये आमदा हैं, ये रियासत महाराजा गुलाब सिंह जी की रियासत। मुझे फ़ख्र है डोगरा होने में, मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैंने कभी अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं की। हम लोगों ने ये रियासत खरीदी हुई थी, और उसके बाद जब विलय हुआ, सशर्त विलय हुआ, हमें स्पेशल प्रोविज़न थे, मुझे विशेष सुविधाएँ हैं, विशेष रियायतें हैं, और मैंने रियायतें खो दी, आते ही खोल दी। आते ही मेरे इस रियासत के टुकड़े किए गए, 3 टुकड़े के नाम पे कभी इन्होंने यहाँ पर सियासत की, और बाद में कहा कि यूटी आप लद्दाख को दे दीजिए, इसको भी आप यूटी बना दीजिए। हमने यूटियों को स्टेटों में बदलते हुए देखा होगा विनोद जी, स्टेटों को यूटी में बदलते हुए। आपसे सहमत हूँ, लेकिन आपने कहा कि इन्होंने दुकान में सामान रखा धर्म का, और धर्म की दुकान चला करके ये सत्ता तक पहुँचे, और सत्ता तक भी ऐसे पहुँचे कि 303 सीटें एक स्ट्रोक में ली। आपने भी अपनी दुकान में अल्पसंख्यकों को रखा था, मुस्लिमों को, क्रिश्चियनों को, आपकी दुकान नहीं चली। नहीं, आप ये कह लीजिए कि जो उस मुल्क का एक सोशल कह लीजिए, या हमारा जो फ्रेमवर्क है,
ये मेरा घर है, इसमें हर एक के लिए अपना अपना एक विशेष स्थान है। और मैं कहूँ कि मैं मेजॉरिटी में हूँ, मैं माइनॉरिटी को रगड़ के रख दूंगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। माइनॉरिटी की ज़्यादा चिंता करनी, अफजल गुरु की चिंता, जेएनयू में जाकर के राहुल गांधी को बड़ी चिंता होती है, उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल गुरु के जो आप बात कर रहे हैं, मैं भी उसका इतना ही कंडेम करता हूं जितना भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा सक्रिय कार्यकर्ता करता होगा। मेरे डोगरों ने इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे भी खून दिया और हमने मिलिटेंसी में लड़ते हुए भी खून दिया हुआ है। और हम लोगों को अफजल गुरु को अपना मिलिटेंट कहते हुए कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। यहाँ तक आपने राहुल जी की बात की, राहुल जी ने जेएनयू में ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया, लेकिन एक वक्त साथ खड़े थे, वक्तव्य नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो अफजल गुरु को डिफेंड करता हो, जहाँ अफजल गुरु को किसी भी तरह से सपोर्ट करता हो। लेकिन सपोर्टर के साथ खड़ा होना ही इसका मतलब होता है कि आप समर्थन कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात पे आऊँगा, लेकिन इसके साथ जुड़ते हुए भी एक बात पे करूँगा। हम मंदिर में जाएं तो भी ये मंदिर के होंगे, हम कहीं अपना गुरुद्वारे में जाए, ये गुरुद्वारे अब जाना शुरू हो गए। बल्कि जो भी नैतिकता है, जो भी फ्रेमवर्क है, जो रास्ता है, हमें भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी। और यहाँ तक आप कह रहे हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। कोई जब एक स्टैब्लिश लीडर हो जाता है, कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है, तो एक आजकल जब से ये सेल्फीज़, सोशल मीडिया और ये स्मार्टफोन चले हुए हैं, आपके साथ कौन खड़े होके कहाँ से क्या शूट कर रहा है, कहाँ से कौन फ़ोटो ले रहा है, किस एंगल से ले रहा है, ये कोई पता नहीं चलता। वो तो जो भी नेता जी आता है आपके साथ बैठा हुआ है, हम किसी गांव में जाते हैं, 4 लड़के खड़े हो जाते हैं कि वकील जी आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना है, तो मैं पहले करैक्टर सर्टिफिकेट तो नहीं विनोद जी मांगूंगा उससे कि पहले ही आप दिखाइए। आपकी आदत कुछ और ही मांग ली, सबूत मांगते हैं आप। एयर स्ट्राइक के सबूत मांगेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगेंगे, सबूत मांगने की आदत नहीं, सबूत मांगने की आदत इसलिए है कि हम लोगों ने भी बड़े सर्जिकल स्ट्राइक किए, बहुत से एयर स्ट्राइक किए। 60-70 साल अगर हमने पाकिस्तान को 65 की जंग में, 71 की जंग में या 48 में उनको मुंह की खानी पड़ी भारतीय अपना पाकिस्तान को, तो उस समय पूरा विश्व देख रहा था। उसके बीच में भी जितने सर्जिकल स्ट्राइक हुए, लेकिन जब ये अपने सर्जिकल स्ट्राइक दुनिया को और हिंदुस्तान को और आम आदमी को दिखाना शुरू हो गए, जी मेरा जहाज आ रहा था, वो बादलों से नीचे था, ये राडार की पकड़ में नहीं आया, तो ऐसी बातें अनसाइंटिफिक जब आप बातें करेंगे तो फिर तो विनोद जी इसमें तो डेमोक्रेटिक सेटअप में सबूत वाली कौन सी बात मांगना या नहीं मांगना। हमने तो कभी नहीं कहा ना, हम लोगों ने परमाणु विस्फोट किए अपने यहाँ, जब टेस्टिंग की या उसके बाद कोई भी 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, तो वो चीज़ें सामने दिखती हैं। तो ये कहना जी मैंने रात को जहाज़ भेज दिए, बंदे उतार दिए और सिर्फ चुनावों से पहले ही याद आती है। पंकज जी, आपको कभी कभी मलाल होता होगा कि कैसे बेचना कैसे आता है, जो बिकता है वो दिखता है, जो बिकता है। आपको मलाल होता होगा कि हम इससे पीछे रह गए, मैनेज करने में बीजेपी से हम बड़ी दूर रह गए। नहीं, आपका सवाल तो वाकई इंटरेस्टिंग है। हम तो जनता जनार्दन की, गरीब आवाम की, आम आदमी की, जैसे आपने कहा कि एक बिलो पॉवर्टी लाइन की चिंता में ही करते रहे और ये सौदा बेचते रहे। और गुजरातियों को वैसे सौदा बेचना आता है। आज देखें कि चाइना को हम बाइकाट कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट अगर टाई अप्स चाइना के साथ होंगे तो गुजराती व्यापारियों के होंगे। मुझे कहा जाएगा कि दिवाली पे मैं वो लड़ियाँ नहीं लगाऊं, दिवाली में मेरा बच्चा कोई पटाखा ना फोड़े चाइनीज़ हैं, लेकिन ये पटाखे चाहे वो टाइल्स पे हो, टेक्नोलॉजी पे हो, मोबाइल पे हो, ये अपने बम पे गुजराती फोड़ेंगे, गुज्जू फोड़ेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों को कोई अलाउड नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और ये 2 लोग जो इस समय गृह मंत्री और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जनादेश मिला हुआ है, हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते हम लोगों को भी 25-30 साल इसी फील्ड में देखते हुए ऐसा व्यापार हमने नहीं देखा राजनीति में कि सुबह कुछ शाम कुछ। जो जुमलेबाजी हमने यहाँ देखी, कभी 15 लाख, कभी यहाँ नौकरियाँ, कभी यहाँ पे हमने कहा कि स्मार्ट सिटियाँ बनेगी और हमने बोर्ड भी लगवा दिए। शायद मेरे बेचारे एडवर्टाइजमेंट वालों का कुछ भला हो गया होगा, इसके सिवाय किसी और बंदे का मैंने आज तक भला होते नहीं देखा विनोद जी। लेकिन पंकज जी, कहीं ना कहीं आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि जुमलेबाजी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और अपनी तरफ से आप कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटी का पूरा ख्याल रखते हैं, हम बिलो पॉवर्टी लाइन का पूरा ख्याल रखते हैं, गरीब तबके का पूरा ख्याल रखते हैं, फिर ग्राफ नीचे क्यों आ जाता है? नहीं, मैं
जिस रीजन में रहता हूँ, जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, हमारे यहाँ कहते हैं कि लगातार हम लोग एक कोई खाना भी खाते रहें तो वो कहते हैं कि कुछ हम चेंज कर लें। शायद हमने तो यही सोचा था कि चेंज के लिए लोगों ने कहा कि बहुत सालों से हम कांग्रेस को देख रहे हैं, शायद ये नए लोग आए हुए हैं, इन्होंने कोई नई परिभाषा देंगे, नई चीज़ें देंगी। और उसके बाद इन्होंने जो धार्मिक उन्माद बीच में लाया, जो अपना ये धर्म बेच रहे हैं, उन सब चीज़ों से शायद इन्होंने मैं आपसे सहमत हूँ कि उनकी मार्केटिंग उनसे हमसे लोगों से बेहतर है। हम लोगों को कोई भी उसको दुश्मन को दुश्मन की ताकत से मारने के लिए हम भी झूठ के बुलंदे शुरू करते हैं। फिर इनकी तरह हम भी कोई, इन्होंने 15 लाख का, हम कोई 30 लाख से शुरू कर देते हैं। अगर लोगों को वही पसंद आता है, अच्छे दिन पसंद आते हैं, रामदेव जी के साथ ये काला धन लेके वापस आ रहे थे, हैं, तो ऐसी सब तमाम चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान को ये खोखला कर रहे हैं, और जिसने घर बनाया हो विनोद जी, हमने देश की नींव रखी है, हमने देश की दीवारें रखी, छतें रखी, उस देश में रहना सिखाया, हमने परिवार बसाया। और जो किराएदार आता है उसको कहता है ये खिड़की किसने लगा दी, ये पंखा अच्छा नहीं है, ये लाइट अच्छी नहीं है, उसको तो ये घर भी अच्छा नहीं लग रहा। आपने कहा बदलाव बड़ा ज़रूरी है, क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी पार्टी में भी बदलाव की ज़रूरत है? गांधी परिवार को छोड़िए ना, कितना खींचेंगे इस परिवार को? आप क्यों भूल जाते हैं, देश के 2 प्रधानमंत्रियों ने शहादत दी। हम लोगों के इस आज़ादी के आंदोलन से पहले मोतीलाल नेहरू जी की कंट्रीब्यूशन को आप देख लीजिए, नेहरू जी की कंट्रीब्यूशन को देख लीजिए, इंदिरा जी की काबिलियत, उनकी कंट्रीब्यूशन आज भी दुनिया के बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में उनका जिक्र होता है। वो सब कंट्रीब्यूशन देखिए। और राजीव गांधी जिस चैनल में हम बैठे हुए हैं, जो आईटी का युग आज हम देख रहे हैं, और किसी कल्पना उन्होंने की थी उस ज़माने में, और कैसे हिंदुस्तान को उन्होंने आगे बढ़ाया और आईटी के सब स्थापित की, इतनी सब चीज़ें। और उसके बाद राहुल जी लगातार 3 बार अगर वो सांसद बन रहे हैं तो अपनी काबिलियत से बन रहे हैं। वोट वहाँ की जनता डाल रही है, कोई वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं चुन रहे। और मैं अपने नेता से खुश हूँ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो सेल्फ क्रिएटेड उनका एक है कि आईटी सेल एक पूरा लगाया हुआ है कि किसी तरह राहुल जी की इमेज को हमने ट्रानिश करना है, ख़राब करना है, तो उनकी बातों को मैं क्या हूँ, आई एम हैप्पी विद माई लीडर। पंकज, व्हाट अबाउट सिंधिया एंड सचिन पायलट? उनको क्या नहीं, आप गलोत की तरह कहेंगे कि वो निकम्मे हैं? नहीं, मैं क्यों निकम्मा कहूँ जी। मैं बात करूँगा, सिंधिया जी की बात करूँगा कि दोनों को अपनी एक फैमिली जो बैकग्राउंड आप कह लीजिए कि, या एक पारिवारिक से उनको आगे मौका मिला और कांग्रेस ने उनको आगे बढ़ाया। 3 बार सांसद रहे ज्योतिराव सिंधिया, कांग्रेस की सीट से सांसद रहे, और उनको मंत्री बनाया गया और उनको आगे बढ़ाया गया, पूरा मौका दिया गया। मेरी उम्र भी 50 की हो रही है, मैं किसी राजनीति परिवार से संबंध नहीं रखता हूँ, आपके सामने हूँ, आज तक संघर्ष कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ और अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। उनको थाली में परोसी हुई माधवराव सिंधिया जी हमारे बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े नेता थे, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, और आगे उनके परिवार को हमने आगे बढ़ाया कि ये भी उसी क्वालिटी के निकलेंगे, उसी तरह अच्छा काम करेंगे। ऐसे ही मैं आपको सचिन पायलट जी की बात बताऊँ कि हम सब लोगों ने राजेश पायलट जी को बहुत नज़दीकी से देखा हुआ है। हम लोगों ने, रमन बल्ला जी और हमारे अश्विनी जी थे बिश्नाह के, जो और हमारे कुछ साथी थे, हम लोग राजेश पायलट जी के साथ उस मिलिटेंसी के दौर में, जब यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में कोई आना नहीं चाहता था, वो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर थे, उन्होंने काम किया। और बदकिस्मती से सड़क दुर्घटना में उनकी अनटाइमली डेथ होगी। और उसके बाद सचिन जी राजनीति में आए। 26 साल की उम्र में सांसद बन जाना एक सपना ही होता है, ठीक है। कांग्रेस ने उनको आगे बढ़ाया और उसके बाद फिर से सांसद बने, मंत्री बने, और उसके बाद जब उनको पीसीसी का अध्यक्ष बनाया गया वहाँ से, और इतनी 40 साल की उम्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना कोई कम उपलब्धि नहीं है। प्रदेश कांग्रेस की बात करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हाथ से लोग निकलते जा रहे हैं। आप मनजीत सिंह की बात करें, श्यामलाल शर्मा की बात करें, विक्रम मल्होत्रा की बात, फरिश्त है, लंबी फरिश्त। नहीं, जहाँ तक तो आप बात कर रहे हैं कि हाथ से निकलते जा रहे हैं, तो राजनीति में लोग कुछ लेने के लिए आते हैं, कुछ अपने आप को बनाने के लिए आते हैं, कुछ स्थापित होने के लिए आते हैं, कुछ को वहाँ का मौसम रास में नहीं आता, तो बहुत सी परिस्थितियाँ वहाँ पे रहती हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर मैं कांग्रेस में हूँ तो कांग्रेस की नीतियाँ, अगर मैं 10-20 साल से हूँ, 1-2 साल से कोई आदमी हो तो शायद वो पूरा समझ नहीं पाता। जिस फैब्रिक्स में हूँ, अगर मैंने ये कॉटन पहन रखा है तो मैंने कुछ सोच समझ के पहन रखा होगा।
तो उसी फैब्रिक में जिन लोगों ने का आपने जिक्र किया, हम लोगों ने उनके साथ काम किया हुआ है। चाहे विक्रम, मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में मैं राष्ट्रीय सचिव रहा, मेरे बाद विक्रम मल्होत्रा वहाँ पे गए और उसके बाद वो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी भी पीसीसी के बने, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बने। अपने मल्होत्रा साहब जो बड़े सीनियर हमारे हैं, अमृत मल्होत्रा जी, वो भी हमारे 2 टाइम यहाँ पर एमएलसी रहे, फाउंडर मेंबर हमारे कांग्रेस के रहे हैं। तो कांग्रेस परिवार ने उनको बहुत कुछ दिया। क्या मजबूरियाँ रही होंगी, क्या उनको लगा होगा कि अब आने वाले दिनों में मेरा वहाँ ज़्यादा फ्यूचर सिक्योर है, तो ये लोग अपने फ्यूचर के लिए वहाँ पे गए होंगे। कांग्रेस यहाँ थी, वहाँ है, वहाँ रहेगी। पंकज जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या टोल प्लाजा से वाकया ही विपक्ष को सियासी ऑक्सीजन मिल गई है? मैं मनोज जी इसका आंसर भी दूंगा मैं, लेकिन टोल प्लाजा को लेकर मैं थोड़ा सा बात को बढ़ाऊंगा कि जो टोल प्लाजा लखनपुर में लगा हुआ है वो 0 किलोमीटर पे लगा हुआ है। आप ये बात मान के चलिए, हम लोग यहाँ एक सवाल करते हैं, आपने बहुत से पूछा 60 किलोमीटर के बाद लगता है, मेरा तो 0 किलोमीटर पे लगा। मेरी रियासत यहाँ से शुरू होती है, आपने वहाँ भी मुझे गला दबा दिया। मैं दरवाजे से निकल रहा हूँ, आपने मेरा गला पकड़ लिया। मुझे दो ना आप वहाँ से 60 किलोमीटर, लखनपुर के बाद 60 किलोमीटर पे लगाओ, उसके बाद जहाँ बनता है वहाँ लगाओ जाके। लेकिन एक जर्नैली सड़क हमारी है, जो पहले अपना एक ट्रैक वहाँ से जम्मू से कठुआ चला जा रहा है, पिछले 47 से चला जा रहा है, उसी को आपने बीच में एक डिवाइडर लगा दिया। कोई ज़मीन का अपना अधिग्रहण नहीं किया, कोई अपग्रेड नहीं किया, कोई वहाँ पे आपने फ्लाईओवर नहीं बनाए, कोई कुछ नहीं बनाया। और ये आप नेशनल हाईवे पे जब टोल लगाते हैं तो ये 40 दिन के अंदर ही आपने लगाना होता है। 10 साल हुए, मैं भी सोया था, मुझे भी पता, मैं कठुआ से जम्मू आता जाता रहता हूँ हफ्ते में 2-4 बार, कि गड्ढे भी आते हैं रास्ते में, ट्राले वाला भी चल रहा है, मैं भी घुस के उसके बीच में क्रॉस कर रहा हूँ, ना कोई सुविधा हो। मैं सोचता हूँ मेरा टोल बच रहा है, चलो जी कहीं हल्का फुल्का की गाड़ी लग भी जाएगी, वो टोल वाले पैसे से गाड़ी रिपेयर करवा लेंगे। आपने सड़क अपग्रेड नहीं की, आपने सुविधा नहीं दी, आपने कोई एम्बुलेंस नहीं वहाँ पे दी, कोई टॉयलेट नहीं बनाए। आप लोग, मैं कहता हूँ कि आप भी मेरी तरह भुगतेंगे, आप लोग उनको क्यों नहीं पूछते हैं? आपको भी उनको पूछना चाहिए। आप जब इंटरव्यू लेते हैं भाई, मुझे भी इस रियासत का नागरिक होने के नाते ये टोल प्लाजा जो है ये हमारे यहाँ पे बनता ही नहीं है। मेरे कठुआ में तो बिल्कुल नहीं बनता, ये 60 किलोमीटर की बात ही छोड़े। आप, मैं पंजाब से इंटर किया, आपने मेरा गला पकड़ लिया कि आप स्टेट में क्यों आए, दे टोल प्लाजा, दे पैसे, दिस इज़ नॉट फेयर। और दूसरी जो आपने कही कि ऑक्सीजन, मैं सियासी ऑक्सीजन की मैं बात कहूँगा कि जन आक्रोश उमड़ पड़ रहा है। आप अगस्त 5 के बाद को देखें, आपने 370 तोड़ी, हम समझ सकते हैं कि आपका कोई पॉलिटिकल एजेंडा रहा होगा, लेकिन आपने रियासत को ड्यूटी में बदला। नौजवानों को कहा कि हम नौकरियां देंगे, कभी 50,000, कभी लाख, कभी उसके बाद आपने बड़े बड़े सपने दिखाए, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स होंगी, यहाँ पे नौकरियों की बुशार हो जाएगी, यहाँ कोई बाहर से लोग होटल इंडस्ट्री के लिए आएंगे। और मेरे यहाँ तो एक पर्यटन स्थल जो अपने माता वैष्णो देवी जी अमरनाथ यात्रा है, वो अब तो ये नारा होगा, नारा क्या होगा, जो हम एक किस्म से बोलते हैं ना, जय माता दी, जब भी जाते भगता पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा तो जय माता दी करता जा, उन्होंने वो टोल पे टोल दिंदा जा तो जय माता दी करता जा। तो सियासी ऑक्सीजन हमें पहले से बहुत मिल रखी थी, ये तो हम पे विस्फोट हुआ है, ये तो हम पे बम फूटा है। और जो आक्रोश है, ये मैं आपको बता दूं विनोद जी, कोविड के चलते जो पहला सवाल आपने आते हैं मुझे एक स्नप कर लिया कि कोविड के चलते आपने वहाँ पे उस दिन धक्का मुक्का इतना हुआ या जो सब कुछ हुआ, दिस इज़ नॉट फेयर। तो मुझे खेद है, लेकिन मजबूर किया गया हमें घरों से निकलने के लिए। लोग तैयार बैठे हुए हैं, इतना जन सलाब, मैं कहूँगा इतना आक्रोश वहाँ उमड़ेगा, इनसे संभलेगा नहीं। और जितने भी लोग कह रहे थे मैं जेसीबी लेके जाऊंगा तो मैं टोल प्लाजा उखाड़ दूंगा, और ट्वीट पे ट्वीट मेरे पीएमओ सबसे ज़्यादा वोटों से कठुआ से उनको मिलते हैं, और कठुआ के लोगों को ही उन्होंने यहाँ से पकड़ा। और इन सब लोगों की मिलीभगत है। भारतीय जनता पार्टी की टोल प्लाजाओं में पूरी की पूरी हिस्सेदारी है, और ये एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है। इनके जो कॉरपोरेट ऑफिस, हेड ऑफिस आप दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 5 स्टार नहीं कहूँगा, 7 स्टार ऑफिस देखते हैं, हर ज़िले में जो इनका ऑफिस देखते हैं, चाहे त्रिकुटा नगर वाला आप इनका दीजिए जहाँ आप भी कभी कभी दिखते हैं, ये सब टोल प्लाजाओं की जो लूट है, जो मेरी जेब काटी जा रही है, जो मेरे ये उखाड़े जा रहे हैं, वहीं से पैसे आते हैं, इनके दफ्तरों में लगते हैं, इनके एसीओ में लगते हैं। ऐसे नहीं देखते आपकी इतनी रोज़ लिस्टें निकल रही हैं, चल मोहल्ला सेक्रेटरी, चल ब्लॉक सेक्रेटरी, चल जिला सेक्रेटरी, चल प्रदेश सेक्रेटरी। तो ये इतना बड़ा इन लोगों ने एक लूटों का अड्डा बना रखा है।
है और अपने लोगों को ये कंसोलिडेट कर रहे हैं अपने आप को कि 17 सालों के बाद हमें स्थापित होने का मौका मिला है, पता नहीं ये दिन फिर आएंगे या नहीं आएंगे, जितना लूटना है लूट लो। ये झटका जो वो कहते हैं ना कि हलाल और झटके में फ़र्क होता है, ये झटके से ही काम चला रहे हैं कि जितना एक बार नोचना है इनको नोच लो, हमें नोच ले हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।